हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आर बी प्रसाद। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आर बी एडू पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ, साइंस एवं अन्य विषयों से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल पर कंटिन्यूअस हैं तो आप जानते हैं कि हम साइंस में इसमें फिजिक्स से संबंधित फैक्ट्स को दे रहे थे। आज हम साइंस में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को लेकर के आए हैं, जिसमें रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक जो बनते हैं वो है विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघटन एवं विद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है। तो इन सब को देखने से पहले हम छोटी सी बात आपको बताते हैं कि जो जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जल का मतलब हमारा H2O से होता है। H2O जो केवल और केवल H2O होता है, जिसको हम आशुत जल कहते हैं। ये जल शुद्ध जल होता है और ये विद्युत का कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। हमारे अगल बगल जो भी जल हमको दिखते हैं वो शुद्ध जल नहीं होते हैं, उसमें अनेक प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन जो शुद्ध जल होता है जिसको हम H2O लिखते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। अब इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी जल में विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं होता है। अब आती है बात विद्युत अपघट्य की। तो विद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जल में विलयन बनाने पर विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, या इसको कहते हैं कि विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या लिखेंगे विद्युत अपघट्य को? तो वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर विलयन बनता है और वह विलयन विद्युत धारा को प्रवाहित करने लगता है। तो क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनकी जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्या कहे जाते हैं? विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। और जब इन पदार्थों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पदार्थ दो भागों में टूट जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पदार्थ दो भागों में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। तो क्या विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और जब हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो पदार्थ होते हैं जिनको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं वे विद्युत अपघट्य दो भागों में टूट जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का हम जलीय विलयन बनाते हैं और जलीय विलयन को हम एक्वस के रूप में लिखते हैं। ये हो गया HCl का जलीय विलयन। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है। एक होता है H2, ये गैस के रूप में, और दूसरा होता है Cl2, ये भी गैस के रूप में। ये दो भाग में टूट गया। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन का दो भाग में टूटना होता है, ये प्रक्रिया क्या कही जाती है? विद्युत अपघटन कही जाती है। विद्युत अपघटन। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जलीय विलयन है, क्या है? HCl का जलीय विलयन, जिसमें क्या है? HCl है और प्लस H2O है। ठीक, इस HCl को ही हम कहते हैं विद्युत अपघट्य, या इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हो गया हमारा विद्युत अपघट्य और प्रक्रिया विद्युत अपघटन। यदि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ दो भागों में टूटता है, इसको कहते हैं विद्युत अपघटन। और वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहा जाता है विद्युत अपघट्य। अब इस
विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से संबंधित एक सिद्धांत दिया गया जिसको आरहेनियस ने दिया, और इस सिद्धांत का नाम पड़ा आरहेनियस का विद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं आरहेनियस का विद्युत वियोजन का सिद्धांत। विद्युत वियोजन इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, और इस सिद्धांत को दिया गया 1887 ईस्वी में। किसके द्वारा? आरहेनियस के द्वारा। इन्होंने अपने सिद्धांत में पहली बात बताया कि यदि किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो ये विद्युत अपघट्य दो भागों में टूट जाते हैं। क्या कहा कि यदि किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाए तो विद्युत अपघट्य दो भागों में टूटता है। दो भागों में टूटता है, एक होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन। धन आयन को कट आयन तथा ऋण आयन को एन आयन कहते हैं। तो उन्होंने पहले सिद्धांत में बताया कि यदि विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो विद्युत अपघट्य दो भाग में बढ़ता है, पहला कट आयन और दूसरा ऋण आयन। दूसरे में बताया इन्होंने कि जो धन आयन होता है वो पॉजिटिव आवेश से युक्त होता है, धन आवेश से युक्त होता है, और जो ऋण आयन होता है वो ऋण आवेश से युक्त होता है। यानी कैट आयन धन आयन धन आवेश से युक्त तथा एन आयन ऋण आवेश से युक्त होता है। और इन्होंने बताया कि यदि विद्युत अपघट्य दो भाग में टूटते हैं, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन, तो धन आयन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ऋण आयन पर निगेटिव चार्ज होता है। क्या बताया कि धन आयन पर धन आवेश की मात्रा ऋण आयन पर ऋण आवेश की मात्रा के बराबर होता है। यानी विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो वो दो भाग में टूटता है, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन। धन आयन पर धन आवेश होता है और ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। धन आयन पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है, और जब दोनों मिलते हैं तो पूरा का पूरा जो विद्युत अपघट्य होता है वो उदासीन होता है। अतः या कह लें कि इस प्रकार विद्युत अपघट्य क्या होता है? उदासीन होता है। यानी विद्युत अपघट्य दो भागों में टूटता है तो धन आयन पर जितना धन आवेश होगा उतना ही ऋण आयन पर ऋण आवेश होगा, तभी दोनों मिलेंगे तो विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अगला इन्होंने बताया कि जो विद्युत अपघट्य को जल में घोलते हैं तो वो केवल दो भागों में टूटता ही नहीं है, बल्कि दो भाग मिल करके उसी समय विद्युत अपघट्य का निर्माण भी करते हैं। यानी विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वो धन आयन और ऋण आयन में टूटते भी हैं, और धन आयन और ऋण आयन आपस में मिल करके विद्युत अपघट्य को भी बनाते हैं। कुल मिलाकर के हम कहें कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब दोनों तरफ चलने वाली अभिक्रिया। अगर विद्युत अपघट्य टूट करके धन आयन और ऋण आयन में बढ़ रहा है तो धन आयन और ऋण आयन मिल करके विद्युत अपघट्य भी बना रहे हैं। तो क्या बताया उन्होंने कि विद्युत वियोजन, जिसको हम आयनन भी कहते हैं, आयनन इसलिए कि विद्युत अपघट्य जल में घोलने के बाद आयनों में परिवर्तित हो जा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कही जाएगी? आयनन कही जाएगी, विद्युत वियोजन कही जाएगी। तो विद्युत वियोजन या आयनन अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत अपघट्य का आयनों में टूटना तथा आयनों का जुड़कर विद्युत अपघट्य का बनना साथ साथ होता है। उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि जैसे कोई विद्युत अपघट्य ए बी है। क्या है? कोई विद्युत अपघट्य ए बी है और इसको जल में घोल दिया जाए, और जल में घोलने के बाद ये ए प्लस और बी माइनस में टूट रहे हैं। ये विद्युत अपघट्य ए बी था, जल में घोला गया तो ये ए प्लस और बी माइनस में टूटा, और इसी समय
ए प्लस और बी माइनस मिल करके विद्युत अपघट्य ए बी भी बनाते हैं। तो ये सिंबल इस तरह का होता है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल है कि ए बी दो भाग में टूट भी रहे हैं, इसी समय ए और बी ये दोनों भाग मिल करके ए बी बना भी रहे हैं। तो इसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब अगला उन्होंने बताया, 5वें पॉइंट पर उन्होंने बताया कि देखिए, यदि विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है या विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाया जाता है तो विद्युत अपघट्य के सभी अणु धन आयन और ऋण आयन में नहीं टूटते हैं, बल्कि कुछ अणु ही धन आयन और ऋण आयन में टूटते हैं। तो क्या बताया कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाने पर विद्युत अपघट्य के कुछ अणु ही धन आयन एवं ऋण आयन में टूटते हैं, या इसको कहते हैं वियोजित होते हैं। ठीक। अब आगे इन्होंने बताया कि जितने अणु दो भाग में टूटते हैं या वियोजित होते हैं तथा विद्युत अपघट्य के समस्त अणु का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं आयनन की मात्रा या फिर वियोजन की मात्रा। तो क्या कहेंगे कि विद्युत वियोजन में या कह लें आयनन में वियोजित अणुओं की संख्या तथा समस्त अणुओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? आयनन अथवा वियोजन की मात्रा कहलाता है। तो आयनन अथवा वियोजन की मात्रा का मतलब हो गया कि आयनित अथवा वियोजित अणुओं की संख्या बटा समस्त अणुओं की संख्या। तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे कि आयनन की मात्रा बराबर वियोजित अणुओं की संख्या बटा विद्युत अपघट्य के सभी अणुओं की संख्या, सभी अणुओं की संख्या। मान लीजिए NaCl एक विद्युत अपघट्य है। तो प्रारंभ में ये पूरा का पूरा NaCl है, कोई न तो धन आयन है न तो ऋण आयन है। तो प्रारंभ में पूरा का पूरा मान लेते हैं 100 अणु है NaCl के, और ये टूटा नहीं है, वियोजित नहीं हुआ है, तो 0 अणु हो गए धन आयन के और 0 हो गए ऋण आयन के। यदि जलीय विलयन में अब इस NaCl को जल में मिला करके जलीय विलयन बनाया गया, तो मान लेते हैं कि 90 अणु बिना वियोजित के हो गए। जल में विलयन बनाया गया, 90 अणु बचे जो टूटे नहीं, और 10 अणु टूट गए तो 10 ठो धन आयन बनेंगे और 10 ठो ऋण आयन बनेंगे। यानी 10 अणु वियोजित हुए हैं और सभी अणु कितने हैं? 100 हैं। तो वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? वियोजन की मात्रा बराबर 10 हो गए वियोजित अणुओं की संख्या और 100 हो गए पूरे अणुओं की संख्या। ये हो गया 0.1। और कहीं कहीं वियोजन की मात्रा को प्रतिशत में निकाल देते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या लिखेंगे? वियोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर इस 0.1 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 10%। तो यदि विद्युत अपघट्य के 100 अणु है, उसका विद्युत वियोजन हुआ तो 10 अणु उसके वियोजित हो गए, टूट गए, धन आयन और ऋण आयन में बदल गए। तो ऐसी स्थिति में वियोजित अणुओं की संख्या 10 हो गई और समस्त अणुओं की संख्या 100 हो गई। तो 10/100 करेंगे तो वियोजन की मात्रा मिलेगी, और उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? वियोजन की प्रतिशत मात्रा मिलेगी। अब अगला उन्होंने बताया कि यदि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन बनाते हैं तो जो विद्युत अपघट्य के अणु टूटते हैं उन्हीं में से कुछ अणु जुड़ करके विद्युत अपघट्य को बनाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि साम्यावस्था पर जितने अणु टूटते हैं उतने ही अणु क्या होते हैं? जुड़ते हैं। या कह लें कि जितने अणुओं का वियोजन होता है उतने ही अणु मिल करके विद्युत अपघट्य बनाते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? साम्यावस्था कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? विद्युत वियोजन के साम्यावस्था में वियोजित अणुओं की संख्या आयनों के मिलने से बने विद्युत अपघट्य के अणुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि AB एक विद्युत अपघट्य है और टूट करके A+ और B- में बदल रहा है,
तो ऐसी स्थिति में ए की सांद्रता, ए प्लस की सांद्रता को हम ए प्लस लिख करके ब्रैकेट में लगा देते हैं, गुणे बी माइनस की सांद्रता, ए बी की सांद्रता, यानी धन आयन की सांद्रता और ऋण आयन की सांद्रता का आपस में मल्टीप्लाई करें और बटे कर दें उस पूरे विद्युत अपघट्य की सांद्रता से, तो इसका मान जो होता है एक स्थिरांक आता है के, और इस के को कहते हैं वियोजन स्थिरांक। क्या कहते हैं? वियोजन स्थिरांक। और ये सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। धन आयन कितना है विलयन में, ऋण आयन कितना है विलयन में, और विद्युत अपघट्य कितना है विलयन में। तो जितना ज़्यादा इनकी मात्रा होती है उतना ज़्यादा सांद्र विलयन कहा जाता है। तो साम्यावस्था में धन आयन की सांद्रता तथा ऋण आयन की सांद्रता को मल्टीप्लाई किए और पूरे विद्युत अपघट्य की सांद्रता का अनुपात निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे वियोजन स्थिरांक। आगे इस विद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करते हैं आयनों के स्वभाव पर और उनकी मात्रा पर। जैसा इनका स्वभाव होगा और जितनी इनकी संख्या होगी उसके हिसाब से उस विद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। जैसे भौतिक गुण निर्भर करते हैं कि आवेश की मात्रा इन आयनों पर कितना है। जितना ज़्यादा आवेश की मात्रा होगी भौतिक गुण उतने ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। और इन आयनों में जो आवेश का स्वभाव होता है उस स्वभाव के आधार पर इस विद्युत अपघट्य के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अगला जो होता है कि इन विद्युत अपघट्यों की चालकता या विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो आप समझ लीजिए कि जो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है उसकी चालकता आयनों पर निर्भर करती है। आयन जितने ज़्यादा होंगे विद्युत अपघट्य उतने ही सुचालक होंगे, आयन जितने कम होंगे विद्युत अपघट्य उतने ही कुचालक होंगे। यानी इस विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जो आयन उत्पन्न होते हैं उन आयनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी विद्युत अपघट्य उतने ही चालक होगी। तो अगला, विद्युत अपघट्य में उत्पन्न आयनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी विद्युत अपघट्य उतना ही चालक होगा। तो ये हमारा हो गया विद्युत वियोजन का सिद्धांत। तो हमने आज देखा कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो विद्युत अपघट्य हो जाते हैं। और विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो दो भागों में टूट जाते हैं। इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। जैसे HCl में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह H2 और Cl2 में वियोजित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपघटन कहलाती है। और इसी विद्युत अपघटन के संदर्भ में आर्हेनियस ने अपना विद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने बताया कि विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत अपघट्य दो भाग में टूटते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन पर धन आवेश होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश होता है। दोनों आयनों पर आवेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए विद्युत अपघट्य उदासीन होते हैं। और आगे उन्होंने बताया कि जो विद्युत वियोजन की अभिक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एक तरफ तो विद्युत अपघट्य दो भागों में टूटता है और वहीं दूसरी तरफ दोनों ही भाग जुड़ करके विद्युत अपघट्य को बनाते हैं। और साम्यावस्था के विषय में उन्होंने बताया कि जब साम्यावस्था होती है तो विद्युत अपघट्य में जितने अणु टूटते हैं उतने ही आयन मिल करके विद्युत अपघट्य को बनाते हैं। और साम्यावस्था के संदर्भ में उन्होंने अपना ये एक थ्योरी दिया। आगे उन्होंने भौतिक एवं रासायनिक गुण के विषय में बताया कि आयनों की मात्रा और उनके स्वभाव के आधार पर इस विद्युत अपघट्य के भौतिक एवं रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। आगे बताया कि चालकता जो होती है वो विद्युत अपघट्य के टूटने से जो आयनों की संख्या होती है उस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स, मैथ एवं साइंस की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।